Hello friends and welcome to prayers. Today is the day 11 of our prelims PYQ series. जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी पॉलिटी में DPSP फंडामेंटल ड्यूटी सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस इमरजेंसी प्रोविजंस इनके बारे में आज हम देखेंगे कि ओवर द इयर्स कैसे एमसीक्यूज आए थे, किस तरीके से आए हैं, कैसे डील करना था, या फिर अभी उनको एनालाइज करके हम आगे की स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे अप्रोक्सीमेटली 16 एमसीक्यूज आए हैं 2011 से लेके 22 तक। ठीक है, और सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के ऊपर 7, इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर 2। तो इससे हमें पता लग जाता है कि वेटेज क्या है इन टॉपिक्स का, पर्टिकुलरली पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी भी रखेंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से इनके साथ डील करना है। तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2020 रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखिए, अब इन दोनों में ज्यादा लिंकेजेस नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है या किस तरीके से पढ़ना है, ये हमें ये क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चीजें आपको नंबर्स या फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको कंसेप्ट पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे रिलेटेड है, उनका इन्फोर्सिएबल है या नहीं है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया है, या फिर इन्हीं चीजों के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो विल डायरेक्टली डाइव इनटू द डिस्कशन। देखते हैं, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू इक्वलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट टू फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। राइट टू फ्रीडम ये तो नहीं है, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। राइट टू इक्वलिटी, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, और ये तीनों ऑप्शंस में हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपने ठीक से पढ़ा है, तो यहाँ पे हम बी मार्क करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं क्यों। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 39 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो बात करता है द स्टेट शॉल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। तो इसीलिए हमने वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मार्क किया है। अब आप बोलोगे कि सर इतना डिटेल में हर चीज कैसे याद रखें? देखिए, यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। मतलब ये बार बार चर्चा में रहता है, ये बार बार ये भी डिबेट्स होती रहती है कि इंडिया में बहुत कम लोगों के हाथों में ज्यादा वेल्थ है और बहुत ज्यादा लोगों में कम वेल्थ डिवाइड हुई है। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था, जैसे कि आर्टिकल 39 में बहुत सी अलग चीजें भी दी गई है। राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस एंड अदर, एज कंपेयर टू दिस अदर प्रोविजंस, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका ब्रॉडर कंटेक्स्ट भी है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें पता चल गया कि डीपीएसपी इज इम्पोर्टेंट, अगेन इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि आर्टिकल 39 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 39 में भी सेग्रीगेशन करके, माइक्रो एनालिसिस करके, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कैसे पढ़ना है, तो इस तरीके से कि यार इसका तो ब्रॉडर कंटेक्स्ट है, इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। या फिर अगर बाकी के प्रोविजंस पे भी ध्यान देना है, तो फिर हम ये देखेंगे करंट कंटेक्स्ट में इन चीजों के बारे में कुछ चर्चा तो नहीं हो रही या कोई डिबेट तो नहीं चल रहा है। तो इस हिसाब से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट कैन बी आस्क्ड, और किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, डीपीएसपी, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? अब देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला था कि ये कंसेप्चुअल पार्ट है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिटी इज मोर अबाउट कंसेप्ट्स, ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स, ना कि एक्सेप्शंस। बहुत जगहों पे एक्सेप्शंस भी होता है, ठीक है, वो पार्ट भी है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना मुझे समझ में आया है, कंसेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे, ठीक होंगे, तो आपको चीजें डील करने में आसानी होगी। और आंसर आपके सामने ही दिए गए होते हैं, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इनमें से आप चुन सकते हैं कौन सा ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पढ़ते समय ठीक से पढ़ना है। अगर आप पढ़ के बोर हो चुके हो, तो मैं कहूँगा आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, तो हमें
उस पर्टिकुलर टॉपिक का 360 डिग्री वाला जो अप्रोच होता है, मतलब तरीके से उस टॉपिक में समझने हर तरीके से उस टॉपिक को समझने में हमें हेल्प होती है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हम उसे आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्यों देखते हैं। वेलफेयर स्टेट क्या बोलता है, अंडर द सिस्टम द वेलफेयर ऑफ सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। सिटीजन्स या नागरिक जो भी है, इनका जो वेलफेयर है, इनका कल्याण करना, ये काम किसका है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे स्टेट शुड नॉट एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ सोशल सर्विस। मतलब वो सोशल सर्विस के हिसाब से काम करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ सिटीजन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में। या फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है वेलफेयर स्टेट में। अब वेलफेयर स्टेट तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ रिलेट होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल या सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल तो हमें पता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में। प्रियम्बल में एज सच ऐसा कुछ दिया नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। ये हम कब एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको वेलफेयर स्टेट वाला पार्ट पता है। मतलब आप डायरेक्टली इसे मार्क कर सकते हो, लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बोलता है। डायरेक्टिव मतलब ये गाइड कर रहे हैं इसे, स्टेट को, इस चीज के लिए, पॉलिसी के लिए। तो दे आर नॉट बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग नहीं है लेकिन गाइड करते हैं। तो इसीलिए हमने डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मार्क किया है। जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी गाइडिंग चीजें यहाँ पे बताई गई है, उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट के लिए, स्टेट को एज पर वेलफेयर स्टेट वाला कंसेप्ट, स्टेट ने कैसे काम करना चाहिए, ये डीपीएसपी में बताया गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने डीपीएसपी को मार्क किया था। यहाँ पे कीवर्ड्स आपके होते हैं डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, सेवन शेड्यूल। यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ सेवन शेड्यूल, सरकारी मिशन, आर्टिकल 368, इनके बारे में थोड़ा सा करंट में चर्चा हो रहा है। सेवन शेड्यूल का अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा हो रही है। उसी हिसाब से फिर आर्टिकल 368 जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, ये है। और सरकारी कमीशन अगेन आपका जो भी कंकरेंट लिस्ट है उसके बारे में वगैरह बात करता है। तो यहाँ चर्चा इस बारे में हो रही है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या चर्चा है, किस चीज पे फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय द प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द सेवन शेड्यूल, कन्वेंशनल प्रैक्टिस। ये जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है ये थोड़ा सा वेग है, तो हम इसे बाहर कर देंगे। कन्वेंशनल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस मतलब जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उसे कन्वेंशनल प्रैक्टिस बोली गई है, कि वो कन्वेंशनल जो चलती आ रही है रीत है उसे कन्वेंशनल प्रैक्टिस बोला जाता है, ठीक है। मेजोरिटी, जिस पार्टी की मेजोरिटी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना, दिस इज अ कन्वेंशनल प्रैक्टिस। सेम विद द चीफ मिनिस्टर। सेवन शेड्यूल हमें पता है, अगेन कंकरेंट लिस्ट एंड लिस्ट के बारे में है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने मार्क किया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये आर्टिकल 50 में आता है। आर्टिकल 50 मतलब अगेन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो है, यहाँ पे गांधीयन या फिर सोशलिस्ट, और फिर आपके लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, इस तरीके से प्रिंसिपल्स है। अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन इनका जो भी मीनिंग निकल के आता है इन प्रिंसिपल्स का, उसके हिसाब से इन्हें बाद में सेग्रीगेट किया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि गांधीयन प्रिंसिपल्स या गांधी जी के जो भी तत्व थे उस हिसाब से, सोशलिस्ट या समाजवादी तत्वों को अलग से रखा गया, या फिर लिबरल और इंटेलेक्चुअल। तो यही पे टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 50 के अंडर आता है। और अगेन यही यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बोलोगे कि सर आर्टिकल 44, 45, 48, 49 ये सारी चीजें ध्यान में कैसे रखें। देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये बहुत बार आपकी पॉलिटिक आप जब भी पढ़ेंगे तो बहुत बार ये पॉपअप होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये, सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसे बोलते हैं हम, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और आपका फिर आता है फंक्शनल ओवरलैप। ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें महत्वपूर्ण है तो जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब वहां पे हम ध्यान देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहा है तो ये महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू ऑल दिस, ठीक है।
तो इस हिसाब से थोड़ा सा सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो चीजों को ध्यान में रखने में आसानी होगी, नहीं तो इतना सब तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपके कीवर्ड्स सेम, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, सेवन शेड्यूल। आगे चलते हैं। With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statements is are correct? अब यहाँ पे पार्ट 4 बोला गया है, यहाँ पे ना डीपीएसपी बोला गया है, ना फंडामेंटल राइट्स, ना फंडामेंटल ड्यूटीज, किस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ये 2020 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। दे शॉल बी एनफोर्सिबल, दे शॉल नॉट बी एनफोर्सिबल। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। अब ये सारी चीजें दी गई है, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज के बारे में है पार्ट 4, तब तक हम इससे डील नहीं कर सकते। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, और पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस क्या है? तो ये एनफोर्सिएबल है और ये एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, ये तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया, मतलब 2 ओनली और 2 एंड 3 ओनली। 2 तो करेक्ट है किसी भी हिसाब से, हमें सिर्फ 3 के बारे में सोचना है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। जैसे कि मैंने बोला, इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन दे एक्ट एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टेट पॉलिसीज जब बनाएगा तो उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाने हैं। तो इसीलिए हमने 2 एंड 3 मार्क किया गया। ठीक है, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक भी देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो भी है वो डीपीएसपी कंटेंट इन पार्ट 4। ठीक है, तो जस्टिसेबल या फिर इन्फोर्सिबल क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि ये जब अंतर्भूत किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी डोंट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस एट दैट टाइम। हमारी कंट्री बैकवर्डनेस और डाइवर्सिटी, जो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी पहले से अभी भी अच्छी बात है, लेकिन बैकवर्डनेस ये जो था, इसी की वजह से हमने डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं किए हैं। दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। पॉजिटिव मतलब ये चीजें करनी चाहिए, इस हिसाब से वो बोले गए हैं। ठीक है, इफ स्टेट दैट डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल, कौन बोल रहा है? आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 बोलता है कि डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल। जैसे मैंने अभी रीजंस बताए, इस हिसाब से इट डिफाइंस डीपीएसपी एज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। मतलब पॉलिसीज या लॉ बनाते वक्त इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इनको समझ में लेना जरूरी है, और इसी के अकॉर्डिंग लॉज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन इन्फोर्सिएबल या इन्फोर्सिएबल नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो भी है वो आपको दिखना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग केसेस भी हुई है, चंपकम दोराई राजन से लेके गोलकनाथ, फिर बाद में केशवानंद भारती, और अलग अलग चीजों में इन चीजों के बारे में बात की गई है। तो जजमेंट जब भी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में भी देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द प्रेसिडेंट of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then the Assembly of the state is automatically dissolved. The power of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the Parliament. Article 19 is suspended in the state. The president can make laws relating to the state. ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 356 ये आपका प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट में लागू होता है। अब यहाँ पे हम नीचे से जाएंगे तो प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट। किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक लॉ। लॉ कौन करता है? पार्लियामेंट। हाँ, ऑर्डिनेंसेस अगर प्रोमulgate करेंगे, लेकिन उसे भी लॉ बनने में प्रोसेस है, एक्ट बनने में प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे इस केस में, यहाँ पे पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट। आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? आर्टिकल 358 में इसके बारे में बोला गया है। वो भी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बिना पे जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं हुई, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सस्पेंड और डिसॉल्व। ठीक है, देखिए ये जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी से रिलेटेड, वो प्रोक्लेमेशन जब हो जाता है तब से इमरजेंसी लागू हो जाती है, लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। उसके अप्रूवल के बाद ही वो कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे
सस्पेंड करना या फिर डिसॉल्व करना ये प्रेसिडेंट की पावर है, वो भी अप्रूवल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो भी पावर थी वो अब पार्लियामेंट के पास चली गई। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर पिछले कुछ सालों में बस 2 ही क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, लेकिन इसके चलते यहाँ से जो भी चीजें निकल के आती है वो बाकी जगहों पे लिंक होती है। मतलब जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट की पावर्स रिलेटिंग टू इमरजेंसी प्रोविजंस इस तरीके से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने ये भी दिया है, द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स एंड द स्टेट बजट। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे मेंशन की है। तो आप जब भी इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो कहीं पे लिंक करके पढ़िए, जैसे कि गवर्नर क्या करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, या वो एक्सटर्नल वॉर एंड एग्रेशन क्या होता है, या फिर अमेंडमेंट जो की गई है इंटरनल डिस्टरबेंस ऐसे शब्दों को लेके। तो ये चीजें क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी होगी। यहाँ पे अगेन हमारे जो कीवर्ड्स है, इमरजेंसी प्रोविजंस, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का कंटेक्स्ट वही था, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीजें हमें समझ में आ रही है उन चीजों को अप्लाई करके आप पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच कीजिए, उस तरीके से पढ़िए तो थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।